Hello students, good morning. Let's start second part of the chapter democracy and diversity. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस. In this video we'll discuss about politics of social divisions and after that the determinants of आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स. तो ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. वीडियो को पूरा देखें, डू नॉट स्किप इवन सिंगल सेकेंड वीडियो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से समझने के लिए पूरा वीडियो देखें. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन. इसका मतलब है हाउ डू द सोशल डिविजन्स, जो सोसाइटी में जो डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंसेस, कोई दूसरी कास्ट का है, कोई तीसरी कास्ट का है, कोई अलग कास्ट का है, कोई सेपरेट रिलीजन का है, कोई दूसरे रिलीजन की, इस टाइप से डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्टेज, डिफरेंट कम्युनिटीज आर देयर इन द सोसाइटी. दिस इज सोशल डिवीजन एंड दीज डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स. तो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस दैट हाउ डू दीज सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिक्स पे ये क्या इंपैक्ट डालते हैं, इसको समझने के लिए हमें जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो सोशल डिविजन्स हैं इनका रिजल्ट क्या निकलता है, तभी हम समझ पाएंगे कि पॉलिटिक्स पे इनका इंपैक्ट क्या है. तो रिजल्ट्स मींस रेंज ऑफ आउटकम्स. व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स कैन वी फाइंड विद द सोशल डिविजन्स इन पॉलिटिक्स. क्लियर. तो सिंपली आपको ये टॉपिक समझना है कि सोशल डिविजन्स का रिजल्ट क्या निकलता है पॉलिटिक्स में. रेंज ऑफ आउटकम्स. हियर वी हैव टू एग्जांपल्स. फर्स्ट इज नॉर्दर्न आयरलैंड. Northern Ireland. Second is Yugoslavia. Right? Two examples are here. सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड का. नॉर्दर्न आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूके एट दिस टाइम. यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है. 1921 में, अप्रैल 1921 में इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम आयरलैंड. साउदर्न आयरलैंड क्या बन गया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया साउदर्न आयरलैंड, और नॉर्दर्न आयरलैंड आ गया यूके में. इट इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. क्लियर. तो इस तरह से इसका डिवीजन हो गया 1921 में. अब ये जो है नॉर्दर्न आयरलैंड में हम क्या चीज समझाना चाह रहे हैं, रेंज ऑफ आउटकम्स की. यहां पे सोशल डिविजन्स की वजह से क्या रिजल्ट निकला. नॉर्दर्न आयरलैंड कंसिस्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी. टू टाइप्स ऑफ क्रिश्चियंस आर देयर, कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, प्रोटेस्टेंट जो है वो 53% है, जबकि कैथोलिक्स जो है वो 44% है. तो मेजोरिटी में कौन हो गए, प्रोटेस्टेंट्स हो गए. कैथोलिक्स आर फेवर्ड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज, और प्रोटेस्टेंट जो है उनको फेवर करने वाले कौन है, यूनियनिस्ट पार्टीज लीडिंग प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स आर लेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज. अब इन दोनों का अलग अलग आइडियाज, अलग अलग व्यूज हैं. क्या कि कैथोलिक्स या नेशनलिस्ट ये चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, नेशनलिस्ट को आयरलैंड में मिल जाना चाहिए. आयरलैंड, दे शुड बी द पार्ट ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. और यूनियनिस्ट क्या चाहते हैं, यूनियनिस्ट चाहते हैं कि इसको यूके का ही पार्ट जो है वो बने रहना चाहिए. तो प्रोटेस्टेंट्स आर फेवर इन ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, एंड कैथोलिक्स आर इन फेवर ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. तो ये डिवीजन था, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर डिवीजन था, और इसमें दो पार्टी जो है वो लीड कर रही है इस डिवीजन को, नेशनलिस्ट पार्टीज और यूनियनिस्ट पार्टीज. तो इस तरह से क्या हुआ, सोशल डिवीजन को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लिया गया. क्लियर. कैसे इन्वॉल्व हो गया, ये सोशल डिवीजन है और ये पॉलिटिकल डिवीजन हो गया. तो सोशल डिवीजन इज लीडिंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल डिवीजन, क्योंकि पार्टीज जो है वो इनको लीड कर रही हैं, सोशल डिविजन्स को अलग अलग से सोशल डिफरेंसेस को लीड कर रही हैं. फॉर एग्जांपल नेशनलिस्ट पार्टीज लीडिंग कैथोलिक्स, ये तो सोशल डिफरेंस है, और ये पॉलिटिकल सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो नेशनलिस्ट लीडिंग कैथोलिक्स, यूनियनिस्ट लीडिंग प्रोटेस्टेंट्स. ठीक है. और दोनों के पॉलिटिकल दोनों के एजेंडाज हैं
इनका पॉलिटिकल एजेंडा है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ इसको मिलाना, और इनका जो प्रोपेगेंडा है या पॉलिटिकल एजेंडा जिसको हम कहते हैं दैट इज रिमेनिंग विद द यूके। क्लियर? तो इससे काफी ज्यादा यहाँ पे जो है एक तरह से डिवीजन हुआ और पॉलिटिक्स में इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा नॉर्दर्न आयरलैंड को। फाइनली इसको सोल्व किया गया 1998। In 1998 peace treaty, a peace treaty was signed by nationalist and with the government of UK। UK और नेशनलिस्ट के बीच में डायरेक्ट जो है एक ट्रीटी थी, साथ में यूनियनिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व थे क्योंकि यूके को यूनियनिस्ट वर रिप्रेजेंटिंग यूके इन नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इस तरह से नॉर्दर्न आयरलैंड में जो डिस्प्यूट्स थे वो सारे सोल्व हो गए किससे? 1998 की पीस ट्रीटी से। ऑल द डिस्प्यूट्स आर सॉल्व्ड विद दिस पीस ट्रीटी इन नॉर्दर्न आयरलैंड। तो हमने क्या पढ़ा? रेंज ऑफ आउटकम्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नॉर्दर्न आयरलैंड, here the disputes have been solved by peace treaty in spite of all the differences, social as well as political। and if we think about Yugoslavia, तो यूगोस्लाविया में इस तरह का हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। यूगोस्लाविया जिसमें यूगोस्लाविया को मार्शल टीटो लीड करते थे उस टाइम तक, मतलब ये सारी जो डिवीजन अलग अलग टाइप के जो पॉलिटिकल यूनिट्स थी उनको जोड़ के मार्शल टीटो ने यूगोस्लाविया को अच्छे से लीड किया। 1980 में मार्शल टीटो की डेथ होगी, उसके बाद में अलग अलग से जो डिविजन्स के बेस पे इन्होंने अपने अलग अलग से क्या बना लिए? पॉलिटिकल यूनिट्स बना ली, एंड दैट लेड टू द डिवीजन और स्प्लिट ऑफ यूगोस्लाविया। और ये जो प्रोसेस था 1991 आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1991-92, इस दौरान यूगोस्लाविया में स्प्लिट देखने को मिला, जो कि टिल 2008 ये जो है इट इज बीइंग अफेक्टेड विद द यूगोस्लाविया स्प्लिट। इट इज डिवाइडेड इन 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज यूगोस्लाविया। क्लियर? तो इस तरह से यूगोस्लाविया में क्या हुआ? ये डिवीजन हो गया, 6 कंट्रीज में बट गया, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में जो डिवीजन होना था, जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसका डिवीजन हो सकता था, उसको रोक लिया गया। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेंज ऑफ आउटकम्स की कुछ कंट्रीज में इस तरह से आउटकम्स निकलते हैं कि उसको सोल्व कर लिया जाता है और कुछ कंट्रीज में इनको सोल्व नहीं किया जा सकता। राइट? So now let's discuss the next topic of this chapter. So dear students, this is the next and last topic of this chapter, 3 determinants. What are the determinants? ये वो factors हैं जो outcomes को determine करते हैं। It means we are going to study about the factors affecting the outcome of politics of social divisions। कि politics में जो social divisions use किए जाते हैं उसका जो result निकलता है उसके पीछे कौन से फैक्टर काम करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि किसी कंट्री का डिवीजन हो रहा है, किसी का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो ये क्या चीज निकल के आ रही है? रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। तो इस रिजल्ट के पीछे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ? फॉर एग्जांपल यूगोस्लाविया का डिवीजन हुआ, क्लियर? नॉर्दर्न आयरलैंड का फाइनली डिवीजन नहीं हुआ, लेकिन उसको जो रिजल्ट है और नॉर्दर्न आयरलैंड में वो नेगेटिव निकलते रहे कब तक? 1998 तक। क्लियर? तो इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने काम किया कि ड्यू टू विच फैक्टर्स दीज आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स टेक दिस काइंड ऑफ फॉर्म। तो हम इसको 3 हेडिंग से समझेंगे एंड दीज आर वेरी इजी हेडिंग्स। नंबर 1, आइडेंटिटीज ऑफ पीपल। सेकंड, demands supported by leaders, and third one is reaction of government। अब इनको हम समझेंगे वन बाय वन। आइडेंटिटीज ऑफ पीपल, आपने देखा होगा सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो डिमांड्स रेज करते हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं जिनको वो रेज करते हैं इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट एवर दे वांट टू गेट, व्हाट एवर दे वांट टू अचीव एंड व्हाट दे वांट टू
मेक द गवर्नमेंट डू इन फेवर ऑफ देम। तो क्या चीज है, वो डिमांड जो रेज करते हैं वो देखा जाएगा कि वो डिमांड जो है वो किस बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटीज, कि वो बीइंग क्या, ऑन द बेसिस ऑफ विच आइडेंटिटी दे आर रेजिंग दैट डिमांड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल। एक होता है सिंगल आइडेंटिटी, सिंगल आइडेंटिटी, एंड अनदर इज मल्टी आइडेंटिटीज, मल्टी आइडेंटिटीज। क्लियर? तो अगर हम सिंगल आइडेंटिटी को देखें तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ अपनी एक पहचान बना रखी है, सिर्फ एक पहचान बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न आयरलैंड में 1998 के पीस ट्रीटी से पहले तक उन्होंने अपनी एक पहचान बना रखी थी। कैथोलिक्स ओनली वर कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स ओनली वर प्रोटेस्टेंट्स। अंडरस्टैंड? तो दे हैड द सिंगल आइडेंटिटीज। तो सिंगल आइडेंटिटीज थी, तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थे, अंटिल दे हैड द सिंगल आइडेंटिटीज द कॉन्फ्लिक्ट्स वर वेरी डिफिकल्ट टू रिकंसाइल। बहुत मुश्किल था उनको सोल्व करना। अगर इंडिया में हम ये मान के चलें कि आई एम हिंदू एंड ही इज मुस्लिम, तो सिर्फ इसी आइडेंटिटी पे हम चलेंगे तो हमारे बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ अपनी एक सिंगल आइडेंटिटी बना ली। सिंगल आइडेंटिटी के बेस पे अगर हम ट्रीट करेंगे तो झगड़े बढ़ेंगे और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना, रिकंसाइल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इफ द पीपल रेज द डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंगल आइडेंटिटी, आप सिर्फ वो अपनी सिंगल आइडेंटिटी को माइंड में रखते हुए अगर डिमांड्स रेज करते हैं तो उस डिमांड को हम नेगेटिव एस्पेक्ट में लेंगे, और वो जो डिमांड है वो क्या करेगी, सोशल डिविजन्स किस तरफ जाएंगे, डिस्प्यूट या डिवीजन की तरफ जाएंगे। अब यही बात हम मल्टी आइडेंटिटी पे करते हैं। मल्टी आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन की एक से ज्यादा आइडेंटिटीज होना, राइट? अगर इंडिया में मैं मान के चलता हूं आई एम हिंदू, राइट, तो समबडी कैन से दैट आई एम मुस्लिम। तो अगर ये आइडेंटिटी हो गई तो ये तो सिंगल आइडेंटिटी हुई। इसके अलावा हम अपनी एक और आइडेंटिटी सोचें कि हम कहां रहते हैं, वी आर लिविंग इन इंडिया, सो वी आर इंडियन ऑल्सो। गेटिंग माई पॉइंट? एक और आइडेंटिटी हमारी होगी कि वी आर ह्यूमन बीइंग। तो अगर एक जगह पे बीइंग रिलीजियस कम्युनिटीज वी हैव द डिस्प्यूट, बट समवेयर एल्स बीइंग द सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री our disputes may be solved, right? Being the habitat of same area, being the part of same community, our conflicts can be solved. तो अगर मल्टी आइडेंटिटीज हैं तो एक आइडेंटिटी पे आके झगड़ा हो गया, वही उन्हीं लोगों के बीच में दूसरी आइडेंटिटी के ऊपर अगर वो आके सोचेंगे तो वो झगड़ा सोल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में आपका पड़ोसी है, आप एक ही मोहल्ले से आते हैं लेकिन आपका रिलीजन अलग है, आपकी मान लो रिलीजन अलग है, यू हैव द सेपरेट कास्ट इज ऑल्सो। रिलीजन का एग्जाम्पल छोड़ के कास्ट पर, अगर आपके अलग कम्युनिटीज हैं लेकिन आप सेम मोहल्ले से आते हैं तो आपका झगड़ा किस बेस पे हो गया कि यू आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन फ्रॉम दैट बॉय। तो वो जो झगड़ा है रिलीजन के बेस पे झगड़ा है, वो कहां सोल्व हो सकता है, क्लासरूम में आके सोल्व हो सकता है कि यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम क्लास। अगर उस पर भी सोल्व नहीं आता तो एक और आइडेंटिटी आपकी है कि यू आर बिलोंगिंग टू द सेम एरिया, आप एक ही मोहल्ले से आ रहे हैं या एक ही रूट बस में आ रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको जो है आके झगड़ा आपका सोल्व हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मल्टी आइडेंटिटीज। तो इस तरह से अगर डिमांड मल्टी आइडेंटिटीज के बेस पे है तो दैट कैन बी रिकंसाइल्ड इजीली, राइट? अब आते हैं आइडेंटिटीज ऑफ पीपल के बाद डिमांड सपोर्टेड बाय द लीडर्स। अब अगर डिमांड जो है वो सिंगल आइडेंटिटी वाली है और लीडर्स ने उसको सपोर्ट कर दिया तो क्या हुआ, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा या घटेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट विल बी रेज्ड। और अगर मल्टी आइडेंटिटी वाली डिमांड को लीडर्स ने सपोर्ट किया तो क्या होगा, द कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी रिकंसाइल्ड या उनको सोल्व किया जा सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ द लीडर्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल रेज्ड बाय the people on the basis of their identities, whether it is on the basis of single identity or it is on the basis of multi identity। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लीडर्स जो है, पॉलिटिकल लीडर्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आता है तीसरा फैक्टर, दिस इज लास्ट वन, रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है डिमांड्स के लिए। अभी हम दो टाइप की डिमांड्स के बारे में बात करते आ रहे हैं, सिंगल आइडेंटिटी बेस्ड डिमांड और मल्टी आइडेंटिटी बेस्ड डिमांड। तो अगर गवर्नमेंट ने सिंगल आइडेंटिटीज बेस्ड डिमांड के फेवर में लॉ बना दिया
if the government accepts the demands and the needs of the people who raise their demands on the basis of single identities, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। क्लियर? सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके बाद उसको सोल्व करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मल्टी आइडेंटिटीज वाली डिमांड को सपोर्ट किया और उसके फेवर में कानून बनाया, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग, अगर लॉ मेकिंग सही डिमांड के फेवर में हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होंगे तो भी सोल्व हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट का। मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी 1980 के अंदर, उसमें क्या था, 27% रिजर्वेशन इज देयर फॉर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस या सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसमें जो भी कास्ट आ रही थी उनके अलावा कुछ कास्ट ने इसको अपोज किया। जब इसको 1990 में इसको इंप्लीमेंट किया गया वीपी सिंह गवर्नमेंट ने, तो इसको अपोज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको सोल्व कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो डिमांड थी वो मल्टी आइडेंटिटी बेस्ड थी। वो जो कम्युनिटीज थी वो कास्ट के बेस पे थी, लेकिन साथ में वो था कि वो सारे इंडियंस हैं और वो बैकवर्ड पीपल हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो इशू था, इट वाज सॉल्व्ड इन द कोर्ट and it was accepted by all the communities after that. So this is the example of reaction of government कि किस डिमांड को गवर्नमेंट जो है फेवर कर रही है, किसको फेवर नहीं कर रही है। So in this way dear students, these were the factors affecting the outcome of politics of social divisions, not only in NTSC but if you are going to prepare for CBSE board exams, तो आपके आंसर में ये हेडिंग्स हो सकती हैं और इजीली आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो with the current and more examples found in the society, right? तो इस तरह से we have completed this chapter. If still you have doubt, you can ask me by writing me on the comment box and on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.